हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को पढ़ा था। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू होता है एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन टोटल टाइम। ये इसका फार्मूला होता है। इट वर्क्स ऑन द चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट। ये आपको याद रखना, चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट पर काम करता है। इट इज डीसी वैल्यू। यह डीसी वैल्यू होती है। एवरेज वैल्यू क्या होती है? डीसी वैल्यू होती है विच इज प्रेजेंट इन एनी वेवफॉर्म, जो भी किसी भी वेवफॉर्म की में प्रेजेंट होती है। एवरेज वैल्यू ऑलवेज कैलकुलेटर फॉर हाफ साइकिल, यानी हाफ साइकिल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। ये इसका फार्मूला होता है, इससे आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू इसको आप हमेशा याद रखेंगे, इसे आप हमेशा याद करके रखेंगे। एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 2Bm इक्वल टू पाई। साइनोसोडियल वेव की यहाँ लिख देता हूँ, साइनोसोडियल वेव। साइनो कई डिफरेंट टाइप्स की होती हैं वेव्स। हम इलेक्ट्रिकल में अपनी साइनोसोडियल वेव को ही पढ़ते हैं। तो साइनोसोडियल की वेव की एवरेज वैल्यू जो होती है 2Bm इक्वल अपॉन पाई, ये होती है। इसको आपको याद रखना। यदि वोल्टेज के लिए करेंगे तो 2Bm अपॉन पाई। यदि करंट के लिए हम जानेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या होती है तो 2Im बटा पाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है? इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट। यह जो है हीटिंग इफेक्ट पर काम करती है। ठीक है, इसका फार्मूला हमने देखा था आरएमएस। ये रूट के अंदर पूरा रहेगा 1/t, जो टाइम होगा 0 से t, इसकी क्या लगाएंगे? लिमिट लगाएंगे। और एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। एफ एक्स की जगह क्या आएगा? एफ एक्स की जगह जैसे हम लिखें बी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, ये इसका फंक्शन होगा। ठीक है, आरएमएस वैल्यू आप डायरेक्ट याद करेंगे। आरएमएस वैल्यू आप करंट की आई एम बटा रूट 2 और बी आर एम एस, करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी? आई एम इक्वल टू बटा रूट 2, और वोल्टेज की क्या होगी? बी एम अपॉन रूट 2। ठीक है, आज हम इसी के आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके आगे एक टर्म आता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर आता है, वो फॉर्म फैक्टर आता है, पावर फैक्टर भी आता है, रिपल फैक्टर भी आता है। ठीक है, तो इसके आगे हम आज पढ़ेंगे क्या? पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या है? पीक फैक्टर। ठीक है, पीक फैक्टर को आप और क्या बोल सकते हैं? क्रेस्ट फैक्टर। पीक वैल्यू को, जैसे पीक को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आप फार्मूला क्या होगा? पीक, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी वेवफॉर्म। ठीक है, यह जो है पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो का मतलब अनुपात। यह पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का क्या होता है? अनुपात होता है। तो पीक फैक्टर इक्वल टू ये फार्मूला होता है क्या? पीक वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। आप इसको याद करके रखेंगे, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो अब इसको पीक फैक्टर क्या होता है? यहाँ दिख नहीं रहा है। पीक फैक्टर, आपने पीक वैल्यू जैसे हम ज्ञात करते हैं कोई वेव से, 1 मिनट की समझते हैं। हम कोई वेव ले रहे हैं, मान लीजिए आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू लिख रहे हैं आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, यदि हम करंट के लिए पीक वैल्यू कितनी लिखेंगे? पीक वैल्यू क्या होगी करंट के लिए? पीक वैल्यू होगी आई एम। ठीक है, पीक वैल्यू क्या होगी? आई एम होगी। और आरएमएस वैल्यू बताओ क्या होगी? आरएमएस वैल्यू क्या होगी? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आई एम बटा रूट 2। ठीक है, तो यदि हम देखो हमें पीक वैल्यू भी पता है, आरएमएस वैल्यू भी पता है, तो हम पीक फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो पीक फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीक फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा क्या? पीक वैल्यू कितनी है? आई एम है। और आरएमएस वैल्यू क्या है? आई एम बटा रूट 2 है। ठीक है, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आई एम बटा 1 हो जाएगा। अब जो पूरा बटा है, इसके नीचे जो बटा होता है, इसके गुणे में ऐसे उल्टा होके लिख जाता है, तो आई एम से आई एम कट जाता है, इक्वल टू रूट 2 आ जाता है। तो पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। आपको ये आंसर आएगा।
इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि साइनोसोडियल, किसी भी साइनोसोडियल वेव की पीक फैक्टर क्या होता है, तो √2 याद करके रखेंगे, 1.414। ठीक है। जिस प्रकार से इसमें हम करंट की वेव लिए हैं तो करंट के लिए है, उसी प्रकार से हम वोल्टेज की वेव लेंगे तो भी इतना ही आएगा। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? पीक फैक्टर कितना होता है, √2, अथवा इसको लिखेंगे 1.414। इसको आप हमेशा के लिए क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है। पीक फैक्टर आ गया। अब दूसरा टर्म आता है एक फार्म फैक्टर। ठीक है, एक दूसरा टर्म आता है फार्म फैक्टर। फार्म फैक्टर क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए। इट इज अ रेशियो ऑफ RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये किसका रेशियो होता है, यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं, RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। तो फार्म फैक्टर को कैसे लिखेंगे, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो आपको पता है यदि हम यहाँ पर बी इंस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, BM sin ओमेगा t, और I का यदि हम लिखेंगे तो I इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, IM sin ओमेगा t। ये हो जाएगा। हम किसी के लिए निकाल सकते हैं, आप करंट की वैल्यू निकाल लीजिए लेके, या तो वोल्टेज की वैल्यू लेके निकाल लीजिए। हमने पढ़ा था RMS वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू क्या होती है, यदि हम वोल्टेज के लिए लिखेंगे तो BM/√2 हो जाएगी, और करंट के लिए यदि लिखेंगे, हम करंट के लिए यदि लिखेंगे तो IM/√2 हो जाएगी। ठीक है, और एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 2BM/π, और करंट के लिए क्या होती है एवरेज वैल्यू, 2IM/π। ठीक है, दिख रहा है, हाँ, करंट के लिए क्या होती है 2IM/π। अब इससे हम फार्म फैक्टर की वैल्यू यदि निकालना चाहें, फार्म फैक्टर या फिर आपका मतलब फार्म फैक्टर RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, BM/√2, इसको लिखिए BM/√2। आप करंट के ले सकते हैं, वोल्टेज के, किसी को ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपान एवरेज वैल्यू क्या लिखें, 2BM/π। ठीक है, अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो BM/√2 हो जाएगा, और ये जो बड़ा वाला बटा लिखा है, इसके नीचे जो संख्या लिखी रहती है, इसको हम गुणे में उल्टा करके 2BM लिख देते हैं। ये BM से BM कट जाएगा, तो π/2√2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.11, अर्थात फार्म फैक्टर कितना होता है, फार्म फैक्टर 1.11 होता है, 1.11 या 1.1। ठीक, ये फार्म फैक्टर होगा। इसको आप क्या करेंगे, याद करेंगे, रिमेंबर मतलब याद करके रखेंगे, इसको भी आप याद करके रखेंगे, रिमेंबर 1.1। ठीक है, इसको आप याद करके रखेंगे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके आगे एक आता है रिपल फैक्टर भी आता है, उसको भी जान लेते हैं। एक रिपल फैक्टर आता है, क्या आता है, रिपल फैक्टर। ठीक है, तो रिपल फैक्टर क्या आता है, रिपल फैक्टर जो होता है वो होता है √ का फार्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो फार्म फैक्टर कितना आया था, 1.11 माइनस का 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा, नहीं 1, इसका स्क्वायर करेंगे ना, 1.11 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो 0.48 के समथिंग आता है, 0.481 भी आता है। तो फार्म फैक्टर क्या लिखेंगे, साइनसोइडल वेव का 0.48। ये आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको याद करके रखनी है, ये डायरेक्टली रिमेंबर इसीलिए लिख रहा हूँ मैं, ताकि आप याद रखेंगे। ठीक है, ये इतनी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले। देखो,
पीक फैक्टर क्या होता है? पीक फैक्टर जो होता है पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो होता है। पीक वैल्यू हमें पता है क्या होता है, करंट के लिए IM होता है और वोल्टेज के लिए BM होता है। हम किसी को भी लिख सकते हैं, तो यहाँ फार्मूले से लिखेंगे IM करंट के लिए हम लिख रहे हैं तो IM आरएमएस वैल्यू क्या होती है IM/√2, और वोल्टेज के लिए क्या होता है BM/√2। ऐसे लिख देंगे, किसी को भी लेके कर सकते हैं। तो कितना आया √2 आया, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। ठीक है, ये आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। फिर आता है क्या हमारा फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर क्या लिखे आरएमएस बटा एवरेज। आप आरएमएस वैल्यू चाहे करंट की ले लीजिए चाहे वोल्टेज की, किसी की भी ले सकते हैं आप। तो मैंने किसकी लिया वोल्टेज की लिया है, और एवरेज वैल्यू वोल्टेज की एवरेज वैल्यू भी मैंने ले ली है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो BM से BM कट जाता है, π/2 2√2। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। ठीक है, यहाँ से आप जब डिवाइड करेंगे 1.11 फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम फॉर्म फैक्टर के बाद आता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, रूट के अंदर फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 होता है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 0.48 आएगा। इसको आप डायरेक्टली याद करके रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, इसके आगे हम चलते हैं किसमें, फेज पे। फेज डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज और करंट है, यहाँ पे फेज डिफरेंस आता है वोल्टेज और करंट के बीच में कितने डिग्री का इनके बीच में डिफरेंस है। कोई भी जब हम जनरेट करते हैं EMF, पहले EMF जनरेट होता है जब हम कंडक्टर को फ्लक्स में कट करवाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में कट करवाते हैं, पहले EMF उत्पन्न होता है। EMF जब उत्पन्न होता है तो उसके बाद करंट आती है यदि सर्किट को कंप्लीट है। ठीक है, तो उस प्रकार इसमें देखते हैं कि फेज डिफरेंस को कितना होता है। ठीक है, अब फेज डिफरेंस पढ़ेंगे। फेज डिफरेंस क्या होता है, जैसे वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, उसी को हम फेज डिफरेंस बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं फेज डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ठीक, फेज डिफरेंस यदि मैं करंट के लिए वेव लेता हूँ, समझिएगा मेरी बात समझिएगा बिल्कुल से। यदि मैं करंट के लिए वेव लिया, करंट के लिए यदि मैं वेव लेता हूँ ये ऐसी, ये क्या है, ये करंट की वेव है। ये क्या है, ये IM मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 2 पाई होगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यदि मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ तो आप क्या लिखेंगे, I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या लिखेंगे, IM sin ओमेगा t, यही तो लिखेंगे। ठीक है, इसको हम फेजर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका क्या होगा ये, अब हम फेजर में जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एक हम अपने से लाइन मान लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पाई यानी 180 डिग्री, 2 पाई यानी 360 डिग्री। यहाँ पे डिग्री पर क्या वेव्स हमारी चल रही है, यानी करंट की जो ये वेव है ऐसे बन रही है। तो हम 0 डिग्री पे एक अपने से मान लेते हैं, इसको हम रेफरेंस लेंगे। ठीक है, रेफरेंस लेंगे, लेकिन अब यहाँ देखिए ये तो पॉइंट हमारा क्या है, ये 0 पॉइंट होगा। सबको पता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, 0 पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम यदि इसको 0 डिग्री पे एक लाइन खींच लेते हैं, इसको हम क्या मानते हैं कि ये 0 डिग्री पर लाइन है हमारी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ करंट हमारी कहाँ शुरू हो रही है, बिल्कुल 0 से शुरू हो रही है। 0 से शुरू हो रही है ना, 0 से शुरू हो रही है, देख रहे हैं 0 से शुरू हो रही है। इसका मतलब यह है कि 1 भी % का फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक भी फेज डिफरेंस नहीं है। यदि हम यहाँ से शुरू करते हैं, मानते हैं कि यहाँ से शुरू करते तो कुछ एंगल क्या हो जाते, पीछे। शुरू तो यहाँ से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ शुरू हो रही, इसका मतलब क्या, पीछे हो गई। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो कि आगे आगे का मतलब इसका नहीं है कि आगे शुरू हो गई, शुरू तो यहाँ से होना चाहिए, लेकिन ये टाइम यहाँ तक कुछ हो गया ना, ये टाइम की एक्सिस है, टाइम की एक्सिस है, अर्थात ये जो है यहाँ से शुरू हो, यानी कि क्या है, लेट है, यानी कि पीछे है। जागना यहाँ चाहिए था, मान लीजिए इसको 12 बजे जगना चाहिए था, लेकिन जग कितने बजे रहा, 2 बजे। 2 बजे जग रहा है, इसका मतलब क्या, वो लेट ही तो है। जब यहाँ आती तो फिर वो फिर दूसरी कंडीशन बनती पीछे की, यानी कि जो करंट है हमारी, ये 0 डिग्री हमने मान रखा है कि ये 0 डिग्री पे कोई एक्सिस है। अब करंट की हमारी क्या बनती है, करंट जो है हमारा 0 डिग्री पर ही है। 0 डिग्री पर क्यों कहा है हमने, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए 0 डिग्री पे है। अभी शायद थोड़ा कम समझ आया होगा। चलिए हैं नेक्स्ट वेव देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेव देखते हैं। यदि मैं सेकंड इक्वेशन लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन यदि मैं लूँ, I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू IM
साइन ओमेगा टी माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका वेव कैसे बनेगा ये पहले देखिए, इसका वेव कैसे बनेगा। ऐसे है, ये क्या है ओमेगा टी, यहाँ पे क्या है आई की डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मैं यदि इसको कैसे वेव को बनाता हूँ मैं, ये वेव होगी क्या, ये हमारी करंट की वेव होगी। ठीक है, यहाँ पे सब कोई जानता है कितना होता है पाई, पाई यानी कि 180 डिग्री, यहाँ 2 पाई होता है। और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 90 डिग्री आता है, जानते हैं सब। यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री कर ही इसकी वैल्यू क्या होती है bm यानी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये सबको पता है। ठीक है, अब देखते हैं 30 डिग्री बोला है। अच्छा, ये थोड़ा सा अभी मिस्टेक हो गई। ठीक है, मिस्टेक क्या हो गई, ये वेव मैंने गलत बना दी है, इसको दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा से बनाते हैं, इसको पहले एक्सिस बनाते हैं। ये एक्सिस हो गई हमारी, ये ओमेगा टी हो गई, ये आई हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो ओमेगा टी है यहाँ पे ही एंगल बनता है हमारा। मैं मान लेता हूँ यहाँ 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ कितना का है 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे कितने का है 3 × 3 × 9 3 × 12 3 × 5 15 3 × 18। इसको और बड़ा बनाते हैं, ये एक्सिस छोटी पड़ जाएगी, एक्सिस को हम और खींचते हैं इसको और आगे। 3 × 18 3 × 7 21 3 × 8 24 3 × 9 27 3 × 10 30, फिर 330, फिर 360। ठीक है, इसको थोड़ा सा इतना बना दिया मैंने। अब देखिए इस एक्सिस को आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने ये एंगल को बनाया है 30 30 की कैटेगरी में करके। 30 है, फिर 30 जुड़ा 60, फिर 90 120 50 150 180 210। ठीक है 210, फिर 240, फिर 270, फिर 300 330 360, यानी कि पूरा सर्किल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं, मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का 30, माइनस का 30 का मतलब क्या, माइनस चिन्ह क्या बताता है पीछे, माइनस चिन्ह हमें क्या बताता है, माइनस चिन्ह जो है -30, इसका मतलब माइनस का मतलब क्या पीछे है। इस वेव जो है हमारी 30 डिग्री पीछे है। देखो हमारी वेव यहाँ 0 शुरू होती थी, लेकिन अब 0 से शुरू हो ही नहीं रही है, कहाँ शुरू हो रही है माइनस का 30 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री शुरू हो रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही है कि नहीं। जब यहाँ से हमारी वेव शुरू होगी तो कैसे चलेगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे चलेगी। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी 120 डिग्री पे। ठीक, 120 डिग्री पे आएगी। ये जो है हमारी फिर जाके कहाँ पर, ये 210, थोड़ा सा वेव सही नहीं बन पाई है, लेकिन ये क्या होगी 30 डिग्री से हमारी शुरू होगी और 210 पे जाके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक, अब फिर ये इधर जाएगी, अरे फिर गलत, यहाँ पे 300 पे मैक्सिमम बनाएगी, फिर ये यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाएगी, ऐसी हमारी वेव बनेगी। ठीक है, 360 के बाद फिर क्या शुरू होगा, फिर 0 शुरू हो जाएगा। ठीक, ऐसी हमारी वेव्स बनेगी। 30 डिग्री क्या है पीछे है,
डिग्री यदि पीछे है तो ये पहले 90 पे मैक्सिमम आता था, तो उतना ही 30 डिग्री पीछे होती चली जाती। पहले 90 पर माइनस मैक्सिमम आता है, तो अब कहाँ पे आएगा मैक्सिमम, और आगे बढ़ जाएगी। क्यों? 120 डिग्री पे, क्योंकि 30 डिग्री पीछे है ना। हमारी 180 डिग्री पर क्या जीरो पहुंच जाती थी, लेकिन 30 डिग्री बढ़ के हमें जो है जीरो पे मिलेगी। 30 डिग्री जब पीछे थी तो यहाँ हर जगह 30 बढ़ नहीं जाएगा, पहले 180 पे आती थी, तो अब इसमें 30 जोड़ देंगे, क्या 210 पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, 210। अब यहाँ जो है फिर जब हम 360 पे कंप्लीट होती थी हमारी वेव जो है पहले 270 में मैक्सिमम बनती थी, लेकिन कहाँ बनेगी, 30 डिग्री पीछे है, तो 30 डिग्री पीछे का मतलब क्या है, 30 पर यहाँ पे मैक्सिमम बनेगी। यहाँ करंट है तो आई एम लिख दीजिए, आई एम, यहाँ भी आई एम। ये निगेटिव डायरेक्शन में है मैक्सिमम वैल्यू, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। 300 पर क्या बनेगी मैक्सिमम, हम देखते 360 पर हमारी वेव्स खत्म हो जा रही थी, लेकिन ये 30 डिग्री और बढ़ जाएगी। ठीक है, 30 डिग्री और बढ़ जाने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं। आप कोई सर्कल को लेते हैं उसमें 360 डिग्री तक होता है। ये हाफ साइकिल है, ये भी हाफ साइकिल पूरा बनाती है, क्या एक सर्कल बनाती है। इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये हाफ साइकिल ये वाली हो जाएगी। ठीक, और ये हाफ साइकिल ये क्या 360 डिग्री बनाएगा। लेकिन हम जब 360 डिग्री के बाद जाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो आप सोचे 30 जोड़ दूं तो 300 क्या बने 90, पर ऐसा नहीं है, 390 नहीं, 360 को ही जीरो मान लेते हैं, फिर 30 जोड़ते हैं तो यहाँ पे फिर 30 डिग्री नया बनना स्टार्ट हो जाएगा एंगल, फिर आगे बढ़ता जाएगा इसी तरह। ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री से ज़्यादा एंगल होता है नहीं, तो आप 390 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से फिर नया स्टार्ट होगी, जैसे यहाँ से 30 डिग्री से स्टार्ट होती है, यहाँ से फिर आगे वेव फिर स्टार्ट होती, फिर ऐसे चली जाएगी। यहाँ आप मेन मकसद ये है ओमेगा टी -30 मतलब ये 30 डिग्री माइनस में, 30 डिग्री पीछे। इसको चालू तो जीरो से होना चाहिए था, लेकिन जीरो से नहीं चालू हो गई, कहाँ से चालू हुई 30 डिग्री से। ये इतना पीछे हो गई ना, ये क्या है इतना पीछे हो गई, इतना यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन पीछे कहाँ से हो गई 30 डिग्री से हो गई। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा, इसकी वेव्स ऐसे बनेगी। इसका यदि हम फेजर देखें, समझना मेरी बात, यदि हम फेजर देखें, क्या फेजर हम क्या करते हैं, हम एक 0 डिग्री मान लेते हैं कि कोई 0 डिग्री की एक लाइन है। ठीक है, हम भाई इसको एंगल में दर्शा रहे हैं, किसको, करंट की वेव को। तो एक पहले हम रेफरेंस लाइन मानते हैं, बेस लाइन जिसको आधार लाइन, इसको हम बोल दीजिए आधार लाइन, इसका आधार लेते हैं कि हमारी 0 डिग्री पे है। अब क्या है कि ये क्या है -30 डिग्री, -30 डिग्री इसका मतलब पीछे है। आप इसको देखिए, इसको क्या है, ये 30 डिग्री इसका पीछे बनेगा, 30 डिग्री क्या है आई पीछे है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नीचे मतलब पीछे, जो ऊपर यानी क्या आगे। ठीक है, इस जो लाइन है ये बेस लाइन जो हमने खींचा इसके नीचे, इसका मतलब पीछे बना। यदि हम इसके ऊपर बनाते तो क्या हो जाता, आगे कहलाता। हमेशा हम, ये भी एक पॉइंट लिखा दूंगा, एक पॉइंट अभी लिखाऊंगा मैं। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम लेंगे तो इसका मतलब क्या, पीछे है, पीछे का मतलब आई 30 डिग्री पीछे है। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा इस रेफरेंस लाइन के आगे होगा। चलिए एक वेव और बनाता हूँ, तब समझ में आएगा आपको। आप अभी के लिए समझिए, यदि ये रेफरेंस लाइन के नीचे इसका मतलब पीछे, यदि ऊपर बनाता मैं तो आगे हो जाती। ठीक है, अब देखिए एक और मैं बनाता हूँ, एक और बनाऊंगा तो उससे आपको कंफर्म आएगा। चलिए सेकंड हो गया, एक थर्ड देखते हैं। यदि मैं आई इक्वल टू, यहाँ बी भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे आई लिखा, यहाँ पे चलो बी ही लिख देता हूँ, बी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी प्लस का 30। ठीक है, यहाँ देखो क्या हो रहा है -30, यहाँ +30। +30 क्या हमें दर्शाता है, +30 हमें दर्शाता है कि ये आगे है, वहाँ पे पीछे हो रहा था, यहाँ आगे है। अब इसकी वेव्स हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ वोल्टेज की लाइन होगी। ठीक है, यहाँ क्या होगा, वोल्टेज की लाइन होगी। 30 डिग्री क्या है आगे है हमारा, यहाँ से शुरू होता है 0 डिग्री से। ठीक है, अब 30 डिग्री आगे यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से आगे है, यहाँ से शुरू होगी ना, इसको हम 30 मान लें। ठीक है, 30, यहाँ 0 डिग्री था, यहाँ हम 30 मानते, फिर 60 मानते, लेकिन यहाँ माइनस में है तो माइनस में का 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
यहाँ 0, फिर प्लस का 30 आएगा, प्लस का 30 आएगा, फिर क्या आ जाए 60 आएगा, 60 आएगा, फिर कितना यहाँ पे 60 आएगा, फिर 90 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर 120 आएगा। ठीक, इसको आप समझिए। मैंने क्या बोला यहाँ प्लस, प्लस का मतलब क्या है आगे, आगे का मतलब क्या है यहाँ इसको शुरू तो 0 से होना चाहिए, लेकिन ये और पहले शुरू हो गई, मतलब कि यहाँ से शुरू हो रही है 30 डिग्री, यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ बनेगी, ये कहाँ बनेगी 60 पे, 60 पे ही तो बनेगी। ठीक है, यहाँ पहले 90 पे बनती थी जब हम 0 डिग्री शुरू करते। यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखिए, जब हम 0 डिग्री शुरू करते मतलब एग्जैक्ट टाइम में, तो कहाँ जाता था, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू आती थी, और पाई पे क्या हो जाती, फिर 0 हो जाती थी, फिर उल्टा जाती थी, फिर निगेटिव डायरेक्शन पे जाना स्टार्ट कर। तो उसी प्रकार जब हम इसको पहले से स्टार्ट कर दिए, तो पहले 90 पे जब बन रहा था तो 30 डिग्री पहले होगा ना, 30 डिग्री पहले का मतलब क्या, 30, 60 पे क्या बनेगी हमारी, 60 पे मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। ठीक है, और क्या 180 पे क्या होता था, 180 पे हमारी 0 होती थी। यहाँ आप देखिए, जब हम 0 डिग्री बिल्कुल सही समय से चलते थे तो 180 डिग्री, पाई पाई का मतलब क्या है 180 डिग्री की तो है, 180 में 0 होती थी, लेकिन हम 30 मिनट पहले हैं, 30 एंगल को आप 30 मिनट समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, 30 डिग्री आगे हैं, 30 डिग्री आगे हैं, अर्थात ये 0 पे कहाँ जाएगी, 30 डिग्री इसके 180 के 30 डिग्री पहले जाएगी 0 पे, समझ रहे हैं आप। तो इसको आप क्या करेंगे, 180 यहाँ है, इससे 30 डिग्री पहले क्या 150, इसका मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 हो जाएगी, और यहाँ पे एक छूट गया, यहाँ पे 40 के बाद आएगा 270, 270 के बाद आएगा 300, फिर 330, फिर 360, इस तरह आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले 30 डिग्री ज़्यादा आगे से चल रही है, तो 90 पे पहले होती थी, जब टाइम करेक्ट टाइम पे चलती थी तो 90 पे 0 वो मैक्सिमम वैल्यू आती, लेकिन 30 डिग्री आगे है तो मैक्सिमम वैल्यू 30 डिग्री पहले आएगी, यानी कि 60 डिग्री पे आएगी। पहले जब हम 60 डिग्री पे आएगी तो इसी के अनुसार 30 डिग्री पहले 0 पे पहुँच जाएगी। ठीक है, अब 30 डिग्री 0 पे पहुँच जाएगी, अब फिर यहाँ से निगेटिव डायरेक्शन में चलेगी ना, निगेटिव डायरेक्शन में चलेगी, तो पहले हमने क्या देखते थे कि जो 270 पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिला करती थी। ठीक है, 270 पर मिला करती निगेटिव में, जब हम क्या बिल्कुल करेक्ट टाइम में चलते थे, लेकिन हम 30 डिग्री आगे हैं, 30 डिग्री आगे मतलब 270 पे मैक्सिमम होते थे, लेकिन इससे 30 डिग्री पहले यानी 240 डिग्री पर, 240 डिग्री पर हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसके बाद 360 पर हमारा क्या होता था, 0 पे जाती थी, तो ये 0 पर कहाँ जाएगी, 300 डिग्री पर पहुँच जाएगी, नहीं 330 पर, 330 पर ये 0 पर पहुँच जाएगी। इस तरह हमारी वेव्स चलती हैं। ठीक है, अब इसको जैसे हम फेजर बनाना है, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको फेजर बनाएं, फेजर में इसको हमें दिखाना है तो कैसे करेंगे, पहले एक 0 डिग्री की लाइन खींच लिया, आप कुछ नहीं करना, 0 डिग्री है। अब 30 डिग्री क्या है आगे, आगे के लिए मैंने क्या बताया था, जो ऊपर होगा इस लाइन के वो आगे कहलाएगा, तो आप आगे के लिए इसको ऐसे खींच लीजिए, ये 30 डिग्री हो गया, ये किसकी एक्सिस है, बी की, तो इसको लिख दी वोल्टेज, इसका मतलब क्या, वोल्टेज क्या है आगे है। ठीक है, 30 डिग्री आगे है, इसी को हम कहते हैं लीड। जब कोई चीज़ आगे होता है उसको बोलते हैं लीड, और जब कोई चीज़ पीछे होती है यहाँ पिछले वाले में तो इसको बोलते हैं लैग। यानी कि करंट पीछे है ना, करंट पीछे है तो इसको बोलेंगे कि करंट लैग कर रही है, और यहाँ पे वोल्टेज क्या है आगे है ना 0 डिग्री से, इसको हम रेफरेंस माने, इसको हम बेस, इसको आधार मान के खींच रहे हैं, तो इससे आगे, इससे आगे मतलब क्या है, वोल्टेज हमारे 30 डिग्री क्या लीड कर रहा है। ठीक है, ऊपर है यानी कि लीड कर रहा है। लेकिन अब इसमें कॉन्सेप्ट है, मैंने ऊपर नीचे तो बता दिया, मैं सोचूं कि इधर बना देता अभी, चलिए थोड़ी के लिए समझिए, यदि मैं इसको 0 डिग्री की एक्सिस ऐसे बना देता, ठीक है, तो और वोल्टेज को ऐसे बना देता 30 डिग्री, यहाँ पे वोल्टेज, मैंने क्या बताया था पीछे कि जो नीचे होगा वो लैग होगा, जो ऊपर होगा लीड होगा, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत हो जाएगा, यहाँ पे एरो की देखो, यहाँ पे एरो की डायरेक्शन ऐसी है, और यहाँ पे एरो की डायरेक्शन कैसी थी, इधर थी, तो इसमें बोल देते जो नीचे होगा लैग, जो ऊपर होगा आगे होगा, आगे का मतलब लीड हो जाएगा, जो नीचे होगा वो पीछे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब क्या दिक्कत आ गई है, यहाँ पे इसकी एरो की डायरेक्शन ही चेंज है, इसका मतलब इसका सारा चीज़ खत्म हो गया, उल्टा हो गया।
अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज जानते हैं, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्या कहते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा, क्या कहेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। इसको हमेशा याद रखेंगे, हमेशा यही काम आएगा। घड़ी की विपरीत दिशा में जो आगे होगा उसको हम आगे कहेंगे, ठीक है। अब कैसे, अब इसमें आप देखिए घड़ी की यदि हम विपरीत दिशा में जाएं, इस तरह जाएंगे, इस तरह, अब इसमें आगे कौन है, वोल्टेज है, तो आगे इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो आगे कौन है, आगे वोल्टेज है ना, आगे वोल्टेज है तो वोल्टेज लीड करेगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे, वोल्टेज लीड। वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज लीड। हमेशा विपरीत दिशा में देखें, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में हम देखेंगे, जो आगे होगा उसको लीड लिखेंगे, जो पीछे होगा उसको लैग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ नोट करके एक पॉइंट लिख दीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम तब तक हो जाएगा, हो जा रहा है। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे द क्वांटिटी, द क्वांटिटी, इसका हिंदी भी लिखा दूंगा मैं, द क्वांटिटी मतलब कि वह राशि, द क्वांटिटी विच विल अहेड, विच विल अहेड क्या होगी, जो आगे होगी, द क्वांटिटी वन वह राशि जो आगे होगी, इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जो हमारी जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में जो आगे होगी, देन ऑलवेज